नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 44 यानी कार्यपत्रक संख्या 44 को। यह आपकी 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम बाल गोविंद भक्त पाठ को रिवाइज करेंगे। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। इस पाठ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th हिंदी की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर आपको सभी चैप्टर्स और व्याकरण के जितने भी टॉपिक है आपके टर्म 1 एग्जाम में आ रहे हैं उन सभी की वीडियोस वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो इस वर्कशीट को हमें क्विज की तरह लेना है। ओके, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मेरे आंसर देने से पहले आपको अपना आंसर है वो गेस करना है। उसके बाद एंड में जो भी आपका टोटल स्कोर रहता है उस स्कोर को आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। इट मीन्स इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, बाल गोविंद भक्त किसके पदों को गाया करते थे, ये हमें बताना है। ओके, तो 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है रैदास के पदों को, दूसरा नानक जी के पदों को, तीसरा रहीम जी के पदों को और चौथा कबीर दास जी के पदों को। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा घ, कबीर दास के पदों को जो बाल गोविंद भक्त है वो गाया करते थे। ओके, तो पहले में आपका सही विकल्प रहेगा घ। दूसरा आपका प्रश्न दिया गया, लेखक बाल गोविंद भक्त के किस गुण पर मुग्ध थे, ये हमें बताना है। ओके, तो पहला है मधुर गान पर, दूसरा उनके व्यवहार पर, तीसरा उनकी वेशभूषा पर और चौथा उनकी रोपनी पर। ओके, रोपनी क्या होता है, जैसे धान के पौधों को लगाना तो रोपनी होती है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, उनके मधुर गान पर मुग्ध थे लेखक, किनके, बाल गोविंद भक्त के। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, समूचा गांव खेतों में कब उतर पड़ा। तो इसमें विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है सावन में, दूसरा आषाढ़ में, तीसरा कवार में और चौथा है किसी में नहीं। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो ख रहेगा आषाढ़ में। आषाढ़ में जब बारिश की बूंदें आती है तो पूरा गांव है वो खेतों में उतर पड़ा था ताकि धान की रोपाई की जा सके। तो ख आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, औरतें कलेवा लेकर कहाँ बैठी थी। हमें बताना कि औरतें हैं वो कलेवा लेकर कहाँ बैठी थी चैप्टर के अकॉर्डिंग, पाठ के अनुसार। तो इसमें विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है खेत पर, दूसरा घर पर, तीसरा मेड़ पर और चौथा है छत पर। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा ग, मेड़ पर। मेड़ क्या होता है, जैसे खेत है उसमें अलग अलग क्यारी बनाई जाती है तो खेत के चारों तरफ जो एक डोली कह सकते हैं उसको मेड़ कहते हैं, थोड़ी सी ऊंची बनाई जाती है ताकि खेत में आसानी से पानी लगाया जा सके, तो उसको बोलते हैं मेड़। ओके, उसके बाद पांचवा जो हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि बाल गोविंद भक्त का व्यवसाय क्या था, काम धंधा क्या था। पहला विकल्प दिया गया खेती, दूसरा विकल्प है दुकानदारी, तीसरा विकल्प है पुस्तक विक्रेता था, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जो आपका उत्तर रहेगा, सही विकल्प रहेगा वो रहेगा क, खेती। बाल गोविंद भक्त का जो मुख्य व्यवसाय था वो खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, छठा आपका प्रश्न है कि धान की फसल उगाने का सही समय क्या होता है, ये हमें बताना है। धान की फसल उगाने का सही समय क्या है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, पहला जुलाई से अक्टूबर तक, दूसरा नवंबर से फरवरी तक, तीसरा मार्च से जून तक, चौथा अप्रैल से मई तक। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा क, जुलाई से अक्टूबर तक। हालांकि कुछ प्रदेशों में ऐसा भी होता है कि जून से लगभग धान की रोपाई शुरू हो जाती है। ओके, तो लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि जून से लेकर के अक्टूबर तक चलता है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हमारा क ही रहेगा, जुलाई से अक्टूबर तक, क्योंकि हमें पाठ के अनुसार उत्तर देने हैं। उसके बाद सातवां जो आपका प्रश्न दिया गया कि भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे। तो पहला विकल्प है ढोल, दूसरा डपली, तीसरा गिटार और चौथा खंजड़ी। इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो घ रहेगा, वो खंजड़ी बजाया करते थे। ये भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। उसके बाद आठवां प्रश्न दिया गया, संगीत के साथ कार्य करने का परिणाम क्या होता है। पहला आनंदपूर्ण और अच्छा होता है, दूसरा इससे ध्यान भटकता है, तीसरा इससे गलतियां ज्यादा होती है, चौथा कोई नहीं। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा, आनंदपूर्ण होता है, अच्छा होता है अगर हम संगीत के साथ कोई कार्य करते हैं, जो उस उत्साह महसूस करते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के गीतों को सुनकर उपस्थित सभी लोग क्या करते थे, ये हमें बताना है। पहला उठकर चले जाते थे, दूसरा झूम उठते थे, तीसरा साथ में गाने लगते थे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प रहेगा ख, कि लोग झूम उठते थे। ओके, जब भी वो बाल गोविंद भक्त के गीतों को सुनते थे तो आसपास के लोग थे वो झूम उठते थे। उसके बाद 10वां हमारा प्रश्न दिया गया कि भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे क्योंकि वह चालाक था, दूसरा वह प्रतिभावान था, तीसरा वह सुस्त और बोधा था, चौथा वह ईमानदार था। तो
तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो हमारा ग रहेगा। वो सुस्त होते हैं, बोधे होते हैं, वो बीमार रहते हैं अक्सर। तो इसमें ग आपका सही विकल्प रहेगा, सुस्त और बोधा। 11वां प्रश्न है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करना चाहते थे? तो इसमें हमें यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प यहाँ पर दिए गए, उसके सुखद भविष्य के लिए वो दूसरी शादी करवाना चाहते थे। दूसरा विकल्प है छुटकारा पाने के लिए। तीसरा है सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प रहेगा उसके सुखद भविष्य के लिए। जो बाल गोविंद भक्त है वो अपनी बहू का दूसरा विवाह करवाना चाहते थे। 12वां हमारा प्रश्न रहेगा, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? पहला विकल्प दिया गया वो रो रहे थे। दूसरा विकल्प हंस रहे थे। तीसरा विकल्प गा रहे थे। चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो ग रहेगा, वो गा रहे थे। यानी कि बेटे के मरने के बाद भी वो गा रहे थे। तो इससे पता चलता है उनके संगीत का जो लगाव था वो कितना अधिक था और ईश्वर में उनकी कितनी अधिक आस्था थी। उसके बाद 13वां हमारा प्रश्न दिया गया। 13वां प्रश्न है कि पतोहू से पुत्र की चिता को आग लगवाना, यानी कि पुत्र है उनकी जो बहू है उनसे पतोहू से पुत्र की चिता को आग लगवाते हैं। तो बाल गोविंद भक्त की किस मानसिकता को दर्शाता है ये? पहला विकल्प है ये संसार से अलगाव को दर्शाता है। दूसरा विकल्प दिया गया परंपरा का पालन करवा रहे थे। तीसरा विकल्प है नारियों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। चौथा मृत्यु का भय। ओके, तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो ग रहेगा कि ये नारियों के प्रति सम्मान को दर्शाने के लिए उन्होंने ऐसा करवाया था। उसके बाद 14वां हमारा प्रश्न रहेगा। 14वां प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से बाल गोविंद भक्त से संबंधित नहीं है। ओके, पहला कनफटी टोपी, दूसरा सूत का जनेऊ, तीसरा रामानंदी चंदन, चौथा तुलसी की माला। तो कनफटी टोपी भी पहनते थे, रामानंदी चंदन लगाते थे, तुलसीदास की जो तुलसी की जो माला थी वो हाथ में रखते थे या गले में भी डालते थे, लेकिन सूत का जो जनेऊ है वो नहीं पहनते थे। तो इसमें ख है जो बाल गोविंद भक्त से संबंधित नहीं है। तो ख हमारा सही विकल्प रहेगा। 15वां प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भक्त के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है हमारा बुद्धिमान लोग, दूसरा है खूबसूरत लोग, तीसरा परिश्रमी लोग और चौथा शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल लोग। तो इसमें सही विकल्प घ रहेगा कि बाल गोविंद भक्त के अनुसार जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, शिथिल लोग होते हैं, उनका अधिक निगरानी या अधिक प्यार के वो हकदार होते हैं। तो घ सही विकल्प हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न दिया गया कि भगत की पुत्र वधू में क्या गुण था? जो बाल गोविंद भक्त है उनकी पुत्र वधू में क्या गुण था? पहला वो सुंदर व सुशील थी। दूसरा वो प्रबंधन में कुशल थी। तीसरा विकल्प है घर की जिम्मेदारी संभालने वाली थी। और घ दिया गया सभी। तो इसमें सही विकल्प आपका घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न देखिए, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। यहां साहब से क्या से? पहला विकल्प है गुरु से, दूसरा कबीरदास जी से, तीसरा मुखिया से, चौथा ईश्वर से। तो इसमें सही विकल्प रहेगा ख कि वो कबीरदास जी को साहब के नाम से पुकारते थे। ओके, तो ख हमारा सही विकल्प होगा। 18वां प्रश्न है, लेखक ने लोही किसे कहा है? पहला ओढ़ने वाले कपड़े को लोही कहा है, दूसरा तारों भरी रात को लोही कहा है, तीसरा विकल्प दिया गया प्रातःकाल की लालिमा को लोही कहा है और घ चांद को लोही कहा है। वैसे जो लोही होती है वो लोही या लोही ग्रामीण क्षेत्रों में जो ओढ़ने वाला कपड़ा होता है उसको भी लोही कहते हैं, लेकिन इस पाठ के अनुसार ग हमारा सही विकल्प रहेगा। यहाँ पे प्रातःकाल की जो लालिमा है उसको लोही कहा गया। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और ये हमारा चैप्टर था। ये चैप्टर बेहद आसान है और इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने। तो इस चैप्टर को आप डिटेल में अगर पढ़ लो तो ये शायद ज़्यादा नहीं कि 30 मिनट के आसपास का चैप्टर रहेगा, तो इसको पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को कर पाओ। तो आज की ये हमारी वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास 10th हिंदी के टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, चाहे वो पद्य का है या गद्य का खंड है, दोनों हो चुके हैं। व्याकरण के भी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं, 2 टॉपिक है जिनकी वीडियोज आपको कल मिल जाएगी। इट मीन्स हमारा हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश टोटल सिलेबस है हमने कवर कर लिया। चैप्टर्स भी डिटेल में हो गए मोस्टली और साथ ही साथ आपके MCQs भी हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।